नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य बीपीसीसी खंड 1 के प्रथम चैप्टर को, जो कि इकाई 1 है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा का ऐतिहासिक एवं दार्शनिक संदर्भ। इसमें हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं में विविधता के दार्शनिक आधारों की व्याख्या कैसे करेंगे, ज्ञान के विकास में सामाजिक व सांस्कृतिक शक्तियों की भूमिका को समझने में हमें मदद मिलेगी, पश्चिमी मनोवैज्ञानिक विचारधारा की सापेक्षता की सराहना और पश्चिमी तथा गैर पश्चिमी विचारों में अंतर कर सकेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना को जानते हैं। मनोविज्ञान के अनेक विद्यार्थियों तथा मनोविज्ञान में जानकार प्रायः मनोविज्ञान के क्षेत्र में समकालीन सैद्धांतिक व व्यवहारिक समस्याओं को ठीक से समझने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए मनोविज्ञान के इतिहास एवं दार्शनिक संदर्भों का अध्ययन करने की उपयोगिता पर सवाल उठाते रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि यद्यपि मनोविज्ञान अब से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था, अब वह स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अस्तित्व में आ चुका है और मनोविज्ञान का ज्ञान दर्शन शास्त्र के ज्ञान से अलग है। यह स्पष्ट रूप से अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। ऐसा कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिकों को मनुष्य के वर्तमान से संबंध रखना चाहिए, वर्तमान में मनुष्यों के संघर्ष से जुड़ी समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए तथा इस समस्या को सुलझाने में मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए। इस तरह की सोच समझ में आती है, अतः बेहतर हो कि इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाए। फिर भी जब हम मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं तो लगता है कि मनोविज्ञान का संबंध मन संबंधी अनेक संदर्भों से है, जैसे मानसिक गतिविधियों, व्यवहार, सृजन क्षमता, बुद्धि, मानसिक विकार, पूर्वाग्रह, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, विश्वास एवं उत्प्रेरण आदि। कहना ना होगा कि मनोविज्ञान शब्द के दायरे में आने वाली चीज़ें मनोविज्ञानिक के नए विद्यार्थियों को भ्रम में डाल देती है। मनोविज्ञान की विविधता तथा जटिलता से उत्पन्न होने वाले भ्रमों से बाहर आने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इस क्षेत्र के नए अध्येता को मनोविज्ञान के दार्शनिक, ऐतिहासिक तथा अन्य अनेक उन सभी स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने मनोविज्ञान के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने में योगदान दिया है। आशा की जा सकती है कि इसका अध्ययन करने के बाद अध्येता को यह समझना आसान होगा कि मनोविज्ञान शब्द के अनगिनत अर्थ क्यों हैं और इसका क्षेत्र इतना व्यापक क्यों है। इस इकाई में 2 दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों पर विचार किया जाएगा, अनुभववादी परिप्रेक्ष्य तथा तर्कवादी परिप्रेक्ष्य। इन दोनों की विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिदृश्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनोवैज्ञानिक विचारों के दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या मनोविज्ञान अध्येताओं को यह सत्य समझने में मदद करेगी कि मनोविज्ञान विचारों की विविधता का एक बड़ा स्रोत दर्शन शास्त्र किस प्रकार है। फिर भी यह समझने के लिए कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों को क्यों अपनाया, अगले भाग में उन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या की जाएगी जिन्होंने मनोविज्ञान के विकास में सहयोग दिया। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या को पढ़कर हम यह समझ जाएंगे कि मनोविज्ञान विचारों का उन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विचारधारात्मक परिवेशों से क्या संबंध है जिनकी गोद में उनका जन्म हुआ या जिनका इनके विकास में योगदान है। अब हम देखते हैं दार्शनिक संदर्भ क्या कहते हैं। इतिहास तथा विज्ञान के दर्शन के गहन अध्ययन से पता लगता है कि विज्ञान का अर्थ सिद्धांत तथा उद्देश्यों को ठीक से जान पाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। व्यापक अर्थ में विज्ञान का अर्थ है किसी विषय के बारे में सिलसिलेवार सही जानकारी प्राप्त करना। फिर भी आम लोगों तथा बड़ी संख्या में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी विज्ञान के बारे में जो जानकारी रखते हैं वह सतही एवं संकीर्ण है। विज्ञान की संकीर्ण सोच के अनुसार ज्ञान आधारित निरीक्षणों को वैज्ञानिक तथा वैध मान लिया जाता है। विज्ञान का यह परिप्रेक्ष्य अनुभववाद कहा जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि विज्ञान का अनुभववादी सोच
विज्ञान के मात्र एक दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा दुनिया भर में दार्शनिकों के एक समूह का मानना है कि विज्ञान के बारे में यह दृष्टिकोण विज्ञान के प्रति संकीर्णता का द्योतक है। दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण है तर्कवाद, जो मनुष्य की बौद्धिकता अथवा बुद्धि मंत्रों पर जोर देता है और यह मानकर चलता है कि नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तर्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यद्यपि कालचक्र के अनुसार दार्शनिकों ने तर्कवाद को विज्ञान का दृष्टिकोण माना है। अनुभववाद की स्वीकृति से भी पहले अनुभववादी दृष्टिकोण लंबे समय तक मनोविज्ञान पर छाया रहा है। फिर भी कुछ मनोविज्ञान सिद्धांत ऐसे हैं जो तर्कवादी दर्शन से प्रभावित रहे हैं। अनुभववाद का नियंत्रण इस्तेमाल एक प्रयोगात्मक विधि है जिसे प्राकृतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व सम्मानित माना गया है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान जीवन में अनिश्चितताओं तथा कठिनाइयों का सामना करने में मनुष्य की सहायता करते हैं। उन्होंने मनुष्य के जीवन को अधिक अनुमाननीय तथा अधिक आरामदेह बनाया है। प्रयोगात्मक विधि का मान्य ज्ञान उत्पन्न करने के लिए सबसे अधिक परिष्कृत तथा उपयोगी विधि माना गया है। इसलिए सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में भी विद्वानों ने सोचा कि सामाजिक क्षेत्रों में मान्य ज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रयोगात्मक विधि को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। विल्हम वुंट ने मनोविज्ञान को एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो विज्ञान के अनुभववादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित थी। उसने मस्तिष्क की संरचना को समझने के लिए नियंत्रित आत्मविश्लेषण प्रणाली के इस्तेमाल करने पर जोर दिया। यह एक प्रकार का प्रयोग है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपना विश्लेषण करता है। उनका मौलिक प्रशिक्षण मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित था, जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रयोगात्मक विधि को प्राथमिकता दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वुंट के अनुयायी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मानसिक दर्शन तथा प्रयोगात्मक शरीर क्रिया विज्ञान की संतान थी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ने तरीका बताया था तथा शरीर क्रिया विज्ञान ने विषय वस्तु प्रदान की। वुंट की किताब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में फिजियोलॉजिकल शब्द शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा प्रदत्त विधि का प्रतीक है, जिसे मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि के रूप में जाना जाता है। यह मनोविज्ञान प्रविधियों के शरीर रचना विज्ञान संबंधी आधारों की व्याख्या नहीं करता, जैसा कि शरीर रचना विज्ञान परक मनोविज्ञान की सभी समकालीन किताबों में किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शरीर रचना विज्ञान की कुछ प्रणालियां जैसे संरचनावाद तथा व्यवहारवाद का आधार अनुभववाद है। जॉन वॉटसन ने, जो व्यवहारवाद के संस्थापक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को एक पूर्ण विज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय प्राप्त किया। जॉन वॉटसन ने इसकी कार्यप्रणाली में मानसिक संरचनाओं के अध्ययन का विरोध किया था। उनके अनुसार केवल दृश्य व्यवहार ही मनोविज्ञान का विषय है, जबकि गेस्टाल्ट संप्रदाय के अनुयायियों ने तर्कवाद पर जोर दिया था। यद्यपि सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक थे, उनका प्रशिक्षण भी स्नायु विज्ञान में हुआ था, परंतु उनकी विचार प्रक्रिया किसी विशिष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थी या नहीं, यह बात बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है। दूसरी मनोवैज्ञानिक विचारधारा मानव अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के समर्थक मानव विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों का विरोध करते थे। वे मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया अथवा व्यवहार को समझने के लिए आत्मविश्लेषणात्मक पद्धति का इस्तेमाल करना सही नहीं मानते थे। उनके अनुसार हर मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और अपनी क्षमताओं का विकास स्वयं कर सकता है। मनोविज्ञान की भूमिका बस इतनी सी है कि वह इस प्रयास में मनुष्य का सहयोग करता है। मनोवैज्ञानिकों का यह समूह मानता था कि व्यक्ति के अनुभव को समझने के लिए परिदृश्यात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। ऊपर के सभी उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यदि वैज्ञानिक मनोविज्ञान की व्याख्या किसी खास ढंग से की जाती है तो इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के निर्माण में क्या क्या शामिल है, मानसिक संरचना या मानसिक क्रियाकलाप अथवा चेतना अथवा परिदृश्य व्यवहार तथा अवचेतन उद्देश्य या कार्यरत मनुष्य, यह फैसला करना इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग क्या सोचते हैं।
परंतु अधिकतर स्तरीय पाठ्य पुस्तकें मनोविज्ञान की व्याख्या मस्तिष्क, मन तथा व्यवहार के विज्ञान सम्मत अध्ययन के रूप में करता है। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान की परिभाषा उन लोगों के विचारों पर निर्भर करती है जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक विचार सोचते हैं या फिर किसी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या विचार रखने वाला व्यक्ति सोचता है। मनोविज्ञान के उसके व्यापक क्षेत्र के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। मनोविज्ञान की परिचयात्मक पुस्तकों को पढ़ने के बाद मनोविज्ञान के इतिहास की जो जानकारी प्राप्त होती है उससे ऐसा लगता है कि विलियम वुंट विज्ञान सम्मत मनोविज्ञान के संस्थापक थे, क्योंकि विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि विलियम वुंट विज्ञान सम्मत मनोविज्ञान के संस्थापक थे। यहाँ छात्रों को यह बता देना जरूरी है कि यह वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं है। वुंट की एक ऐसी छवि निर्मित करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मुहिम चलाई थी जो विज्ञान तथा विज्ञान सम्मत मनोविज्ञान को एक खास रूप में देखते थे। वास्तव में वुंट मानसिक गतिविधियों को समझने में प्रयोगात्मक विधि की समीक्षा को जानते थे। प्रयोगात्मक विधि के इस्तेमाल से प्रयोगकर्ता केवल सरल मानसिक गतिविधियों को समझ पाता था, जैसे ध्यान, दृष्टिकोण तथा कुछ तरह की स्मृतियाँ। उच्चतर मानसिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए मानव विज्ञान तथा इतिहास से जुड़ी विधियाँ ज़्यादा उपयोगी साबित होती थी। इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान एक नया क्षेत्र आरंभ कर दिया जिसे उन्होंने वोल्कर साइकोलॉजी नाम दिया। इसी संस्कृति अथवा सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल उच्चतर मानसिक क्रियाकलापों के उत्पादों जैसे धर्म, प्रथाओं, सांस्कृतिक कलाकृतियों आदि के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की तुलना में वोल्कर साइकोलॉजी पर अधिक काम किया। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि वुंट इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि विचारात्मक मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से ज़्यादा व्यापक है। क्या यह बात परेशान करने वाली नहीं है कि वोल्कर साइकोलॉजी का वर्णन मनोविज्ञान की किसी भी किताब में नहीं के बराबर मिलता है? इसी प्रकार विलियम जेम्स को भी मनोविज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। वुंट की तरह वे भी एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक थे। विलियम जेम्स का विचार था कि मनोविज्ञान के अध्ययन की केंद्र चेतना होनी चाहिए, परंतु बाद में उनको यह महसूस हुआ कि मनोविज्ञान का विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण चेतना के अध्ययन की अनुमति नहीं देता है, तो उन्होंने मनोविज्ञान को बकवास विज्ञान कहकर त्याग दिया था। ऊपर दिए गए दो मनोवैज्ञानिक विचारकों के विवरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनोविज्ञान की विज्ञान सम्मत परिभाषा करने में विद्वानों ने मनमानी की है और उनकी इन्हीं संकीर्ण प्रवृत्तियों के कारण मनोविज्ञान की व्यापक व्याख्या संभव नहीं हो पाई। अतः मनोविज्ञान को ठीक से समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसने मनोविज्ञान को आकार देने तथा दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐतिहासिक संदर्भ में जब हम मनोवैज्ञानिक विकारों का अध्ययन करेंगे, विचारों का अध्ययन करेंगे, तब जान पाएंगे कि मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास में सामाजिक, राजनैतिक तथा वैचारिक घटकों का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हमने जो पढ़ा उसकी प्रगति को जांचने के लिए जो प्रश्न दो दिए गए हैं इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला ये कि मनोविज्ञान शब्द की विविध अर्थ क्या है और उन प्रमुख दार्शनिक स्थितियों का वर्णन कीजिए जिन पर मनोविज्ञान सिद्धांत आधारित थे। तो दो दार्शनिक विलियम वुंट और विलियम जेम्स के बारे में यहाँ बताया गया है, उनके सिद्धांत को यहाँ पे बता देना है और मनोविज्ञान शब्द की विविध अर्थ जो शुरू में बताई गई है वो यहाँ बता देना है। तो इस प्रकार से आप स्वयं की प्रगति को भी जांच लेंगे। और अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। यह जो वीडियो है यह पूरी तरह पुस्तक पर आधारित है और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि चैप्टर रीडिंग, यह चैप्टर रीडिंग है। चूँकि सबसे पहले चैप्टर रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको यह पसंद आ रहा हो कि चैप्टर रीडिंग होनी चाहिए, आगे की भी वीडियो बननी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें ताकि मैं आगे की
वीडियो ला सकूं और आपको चैप्टर रीडिंग करवा सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार से हम चैप्टर रीडिंग करेंगे तो हमें विषय की जानकारी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।